आज हम लोग मेंसुरेशन शुरू कर रहे हैं। आप सबों का स्वागत है। जब भी मैं कोई नया सेक्शन शुरू करता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा वो स्टूडेंट होता है जिसे उस सेक्शन से डर लग रहा होता है। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को लेकर नहीं चलना चाहता जो बहुत कुछ जानते हैं और आगे जाना चाहते हैं। मैं उन्हें तो लूँगा ही, लेकिन मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता जो किसी कारण से उस सेक्शन से भड़क गए हैं, डर गए हैं। मैं उनसे कहता हूँ, उठिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक आपको जाना है। स्टार्ट जीरो लेवल से होगा, हमेशा जीरो लेवल से होगा, लेकिन ये जीरो लेवल तुरंत उस लेवल की ओर जाएगा जहाँ आपको जाना है। यानी सोचने का व्यू, ये जीरो लेवल खुद अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर है। हम लोग कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो उस रास्ते की ओर नहीं जाता। हमारा लक्ष्य, हमारा हर वाक्य, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस रास्ते की ओर है। हाँ, वहां जाने के लिए स्टार्ट कहां से करें, ये जरूर समस्या है। लंबे चौड़े लिस्ट की एक फहरिस्त देख करके डर लगता है। इतना फॉर्मूला कैसे याद करें? एक स्टूडेंट बचपन से ही डर जाता है और टीचर्स या बुक्स उस समस्या का समाधान करने के बजाय डंडा लेके खड़ा रहते हैं, रट लो। ऐसे में किसी को पढ़ने का मन करेगा? इसीलिए पढ़ाई से मन उचट जाता है। अरे पढ़ाई को लाइफ का एक हिस्सा बनाइए, एंजॉय करना सिखाइए। मैं अभी भी वही काम करूंगा। मेंसुरेशन के पूरे सेक्शन का मेरी नजर में 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट, फॉर्मूला सेक्शन। मैं उसे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल नहीं करना चाहता। फर्स्ट, फॉर्मूला सेक्शन। सेकंड, उसका एप्लीकेशन, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अप्लाई करना ही आएगा। और थर्ड, रेशियो एंड परसेंटेज से रिलेटेड मेंसुरेशन का वो पार्ट जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। सब कुछ समझना है, रटने जैसा कुछ नहीं है। जिसे रटना भी पड़े उसे इतना पढ़े कि रटे नहीं, वो दिमाग में चला जाए। और पढ़ना हमें अच्छा लगना चाहिए। प्लेन फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स, इसके एरिया, वॉल्यूम, साइड्स, डायगोनल्स etc हम कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में मेंसुरेशन में चर्चा करते हैं। शुरुआत होती है ट्रायंगल से और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल? 1 लाइन सेगमेंट लीजिए, रेखाखंड, स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा, रेखाखंड। उससे कोई क्लोज्ड फिगर बनेगा? नहीं। 2 टुकड़ा लीजिए, 2 लाइन सेगमेंट्स, क्या उनसे बनेगा? नहीं। कम से कम 3 चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट्स। 1 ले बनेगा, 2 ले बनेगा, 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है। 2 से कुछ नहीं बन पाता क्लोज्ड फिगर के सेंस में। एंगल तो बनता ही, ध्यान दीजिए। 2 को छोड़ दीजिए, 1 मोर साइड, इसको छोड़ के 1 साइड, 1 ट्रायंगल। देखिए तो 1 ट्रायंगल। अगर 1 साइड के बाद 2 साइड ले, ऐसे और ऐसे, तो 2 ट्रायंगल्स। तो 2 + 2 4। 3 साइड्स ले, 3 ट्रायंगल्स, +2 5। ध्यान दे रहे हैं, 2 साइड से कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बना।
3 साइड मतलब एक और साइड आया, 3 आया तो एक ट्रायंगल, 2 साइड्स आएंगे यानी 4 तो 2 ट्रायंगल्स। देखेंगे, मैं बताऊंगा। 3 और आएंगे यानी 5 तो 3, और इस तरह से डिफरेंट पॉलीगन्स बनेंगे। इनका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उस पर हम लोग आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। आप देखिए, ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं जिसमें 3 साइड्स होते हैं। आप देखेंगे ट्रायंगल किसे कहते हैं? 3 साइड से घिरा हुआ क्षेत्र, उसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो सवाल उठेगा साइड्स कैसे कैसे हैं, उनका मेजरमेंट क्या है? 3 एंगल्स होते हैं, उनमें कोई रिलेशनशिप है क्या? यस, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आप सभी जानते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सभी तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये बचपन से आप जानते आए हैं। ये एक तरह से ऐसा फैक्ट है जो याद रहता है। कैसे कैसे ट्रायंगल्स होंगे, वैरायटी ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल्स जिसमें कोई कंडीशन ना हो, उनका एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ईटीसी। नहीं, कंडीशंस हो, 2 साइड्स इक्वल हो, नहीं कंडीशन हो ऑल द 3 साइड्स इक्वल हो। इन स्थितियों में क्या फर्क पड़ता है? राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं। डिनोट करने के ख्याल से हम लोग इसके सामने वाले को स्मॉल ए बोलते हैं, यानी इस साइड को बोलते हैं, इसे स्मॉल बी बोलते हैं, और इसे स्मॉल सी बोलते हैं। ये लेंथ ऑफ साइड्स बताते हैं, ठीक है। व्हाट इज एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर? तो इसमें नथिंग है स्पेशल, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, दैट इज पेरीमीटर। तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग बोलते हैं, हम लोग को जरूरत होती है सेमी पेरीमीटर की, यानी हाफ। तो हम लोग बोलते हैं 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एस बोले अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर, तो उसका जो डबल हुआ ट्वाइस एस, वो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। चूंकि यूज करने में उसकी जरूरत होती है, सुविधा होती है, इसलिए हम लोग पेरीमीटर न मान के सेमी पेरीमीटर एस मानते हैं, ठीक है। तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कहीं के लिए भी सही है। व्हाट इज एरिया? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आप किसी भी तरह का ट्रायंगल ले सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आइए देखिए। किसी भी तरह का ट्रायंगल लें। सबसे पहले हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट किसी भी ट्रायंगल के लिए सही, यानी हाफ इंटू बेस। यदि हमने बीसी को लिया तो बीसी पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर एडी होगा, ठीक है। अगर हमने एसी को लिया तो एसी पर डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ बीई होगा, और यदि हमने एबी को लिया तो ये परपेंडिकुलर भी इससे होके जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है, DEF समझ लीजिए। ये तो लेंथ हमने माना था C, तो CF होगा। ये तीनों ही सही हैं। अगर यूज होता है, दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये समझ गए? किसी भी तरह के ट्रायंगल के लिए सही है। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, ये फर्स्ट हुआ।
फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हीरो के फॉर्मूला से। हीरो ने जो सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था, बहुत काम का है। वो होता है एरिया इज इक्वल टू, बचपन से आप पढ़ते आए हैं, सर्कुलर है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये डिराइव होता है, डिराइव कर भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप याद रखना पसंद करेंगे, उनमें से ये भी एक है। देखिए ठीक से, सर्कुलर एस है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट है। वेयर एस क्या है, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर हुआ तीनों साइड का सम, ए बी सी, तो हाफ। और थर्ड अगर तीनों साइड पता है तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं। थर्ड पार्ट में एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का हाफ इंटू एनी टू साइड्स, मान लीजिए BC इंटू हमने AC लिया, एनी टू साइड्स एंड साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। तो अगर ये साइन हम थीटा बोले तो उसे C भी बोल सकते हैं, तो साइन थीटा। इसे याद रखना बड़ा आसान है। हाफ इंटू BC को A बोले, AC को B बोले, तो हाफ इंटू AB, और AB के बीच में एंगल C होता है। देखिए C, A और B के बीच में एंगल C होता है, तो साइन C। यानी कि हाफ अगर हम BC लें तो साइन A, देखिए ABC। अगर हम AC लें तो साइन B। किसी भी ट्रायंगल चाहे किसी भी तरह का हो, जनरल अगर हम फॉर्मूलेशन की बात करें तो ये 3 टाइप्स होते हैं। एकदम से तीनों यूज हो ही जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों होगा। तीनों को जान समझ के रखिए, ताकि जब हम प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे तो उसमें रिलेट कराने में सुविधा होगी। तो ये आपको समझ में आ गया, देख लीजिए ठीक से, याद भी हो गया होगा। हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। कोई भी ट्रायंगल हो, बेस लिया, हाफ लिया, और जो हाइट है वो है। ठीक है, इसे मिटाऊं। इसके बाद देखिए, ट्रायंगल तो हो गया। ये ट्रायंगल ऐसा है जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले उसी की बात करनी जरूरी है, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हर जगह होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या होती है? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री होता है। बस किसी ट्रायंगल में अगर वन एंगल 90 डिग्री है तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को कहते हैं, और उसका स्पेशल नाम है हाइपोटेनस। यहां पर मैं रोक के एक बात करता हूं कि किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होंगे और हर एंगल के सामने वाला साइड होगा, तो जो एंगल जितना बड़ा होता है उसका साइड भी उतना बड़ा होता है। इन दोनों में अगर ये एंगल बड़ा है, इसकी तुलना में ये बड़ा है, तो इसके सामने वाला साइड बड़ा होगा इसके सामने वाले साइड की तुलना में। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो किसी और एंगल के 90 डिग्री होने का सवाल नहीं है, यानी वो सबसे बड़ा एंगल है। और अगर वो सबसे बड़ा एंगल है, बाकी दोनों का सम को 90 होना है, तो वही सबसे बड़ा साइड हुआ ना, दैट इज सेड टू बी हाइपोटेनस, यानी H बोलते हैं। H मतलब हाइट अक्सर लेते हैं, लेकिन यहां दरअसल हाइपोटेनस के लिए H आया। ठीक, अब यहां एक बात है जो याद रखनी है आपको, बेस एंड हाइट। तो हाइट किसे कहते हैं?
हाइट को P परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस को B से डिनोट करते हैं। तो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, या ये परपेंडिकुलर और ये बेस? दैट इज रिलेटिव क्वेश्चन, एन आंसर इज ऑल्सो रिलेटिव। जिस एंगल की बात करते हैं C, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आप पढ़ते हैं कि साइन थीटा, तो साइन C बोले और साइन A बोले, तो दोनों ही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन C के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ AB बाय AC, जबकि A के लिए परपेंडिकुलर BC हुआ बाय AC। ये दोनों में अंतर है। ट्रिग्नोमेट्री पर अभी मुझे चर्चा नहीं करनी है, मैं इंसुलेशन पर कर रहा हूं। मैं सिर्फ P और B में डिफरेंस बताना चाहता हूं। तो परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेटिव है। इस एंगल को लेंगे, यहां थीटा लिख देंगे, तो ये लंब होगा परपेंडिकुलर, और तीसरा आधार हुआ हाइपोटेनस। जिस साइड के साथ मिलकर एंगल को बनाता है उसे ही बेस कहते हैं, और उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी ये बदलने वाली बात है, ठीक है। अब पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। जिनका मैथ ऑनर्स रहता है या मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहता है, उनसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलने से बच्चे को डर लग जाता है, बाप रे किस थ्योरम की बात हो रही है? कुछ नहीं, वही h² = p² + b²। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to the sum of the squares of perpendicular and base. That means p² plus b² is equal to h². h जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, उसके सामने वाले को 90 डिग्री कहते हैं। आपको ये बोलना पड़ेगा, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल, square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides perpendicular and base. यानी अब ये वाला, अब ये कोई मतलब नहीं हुआ कि h इज इक्वल टू क्या हुआ। अरे ये कोई मतलब हुआ, जब h² इतना है तो h इतना है। अगर हम बोलेंगे p कितना है, अब ये सब फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, एक ही तो बात है। b कितना है, ये सब तो एक ही बात है, ये सब लिख के क्या होगा, सब एक ही बात है। ये रिलेशन पता है तो हर चीज पता है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रहना चाहिए। उन्होंने बहुत पहले ये थ्योरी दी थी कि समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ नहीं है, नाम है। किसी साइड में कोई रिलेशनशिप नहीं था, अगर टू साइड्स इक्वल हैं, कह दे कि ये दोनों तो इक्वल है, तो इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। कुछ विशेषता, क्या विशेषता? हाँ, सिर्फ इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी अगर कोई कह दे कि दिस इज 40 डिग्री, तो व्हाट आर द इक्वल एंगल्स, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि सम को होना है 180 में 40 हटा दीजिए तो बाकी बचा 140, दैट मीन 70। ये निकालते समय ये काम आता है, समझ गए। तो टू साइड्स इक्वल होते हैं, उन्हें हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, इसलिए उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री होता है, आपको पता है। पेरीमीटर बोलेंगे तो ये बताना ही पड़ेगा कि भाई ये वाला भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और 3 मीटर है, लाइक दैट। तो बोलना ही पड़ेगा 5, 5, 10, 3, 13 मीटर। क्या हुआ, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उसका पेरीमीटर हुआ। तो नथिंग स्पेशल, सम ऑफ ऑल साइड्स बोलना काफी है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल, अच्छा उसके पहले इसमें एक विशेषता है कि अगर हम लोग जो दोनों इक्वल साइड्स हैं उसके वो जहां मिलते हैं ये पॉइंट, इससे यदि हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। यानी अगर ये 6 मीटर का हो
तो 3 मीटर होगा। और अगर ये 3 मीटर हुआ और ये 5 मीटर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 हो जाएगा। कैसे? √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी √25 माइनस 9, यानी √16, दैट मीन्स 4। ये हाइट आप निकाल सकते हैं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों इक्वल साइड दिए रहें और आपको बेस दिया रहे। तो आप एरिया भी बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जो बात की थी उसमें पेरीमीटर बोलने की कुछ खास जरूरत नहीं है, तीनों साइड का सम है, नथिंग स्पेशल। हाँ, एरिया जरूर था जो वहां पर मैं नहीं लिखा था। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ऐसा इसलिए होता है कि बेस और हाइट ही चेंज होते हैं और तो कोई चेंज होता नहीं, और x इंटू वाई और y इंटू एक्स लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे हम लोग करस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हैं। यहाँ और कोई चांस ही नहीं है। अगर हम बेस इसको माने तो उस पर परपेंडिकुलर यही खींचा गया है, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप उसका भी इस्तेमाल करके बता सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इज 6 इंटू हाइट 4। ऐसे भी उस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज करके ही बना सकते हैं। हाफ इंटू बेस 6 और हाइट अगर हमने 4 निकाल लिया तो हाइट बोल सकते हैं। या फिर तीनों साइड पता है तो हीरो वाला जो फॉर्मूला है ABC वाला, हीरो का फॉर्मूला √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसका इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। एक से ज्यादा तरीके यूज होंगे, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बड़े काम का है, इसे मैं फिर से लिखता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल हो जाते हैं। यहां से आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा यूज है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब सम तो होना है 180 डिग्री, तो 60 60 60 हुआ ना। तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और इक्वल क्या, फिक्स्ड ही होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। लेकिन ट्रायंगल ऐसे भी हो सकते हैं, साइड अलग अलग लेंथ का हो सकता है, एंगल नहीं बदलेगा, 60 60 60, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के अंदर। तो दो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है, आगे बात करेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें सभी साइड्स इक्वल ही नहीं होते बल्कि 60 60 डिग्री ही होते हैं, और सभी एंगल और सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं। अगर हम साइड को ए मान लें तो सारे साइड्स तो इक्वल है। अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर यहाँ फिगर में नहीं हो रहा है, यहाँ ये परपेंडिकुलर जो है वो दो सामने वाले साइड को, बेस को दो बराबर भाग में बांटता है। आप जरा गौर कीजिए, दो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये ए है तो ये a/2 हुआ, ये भी a/2 हुआ। अब बताइए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस मालूम है। क्यों हाइपोटेनस? क्योंकि ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, लंब ड्रॉ कीजिए, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो हाइट निकलेगा कि नहीं। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो देखिए हाइट क्या होगा। ये क्या है, a², ये क्या है, a/2², और इसको लेस कर दिया, यही ना होगा हाइट। h² माइनस b² = p², p यानी स्क्वायर रूट। इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए a² होगा माइनस a²/4 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 3a²/4 होगा। इसको सॉल्व कीजिए तो √3a/2 होगा। यही फॉर्मूला बन जाता है, जबकि आप दो बार निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि √3/2 इंटू साइड A side, where A is the side of an equilateral triangle. ये हुआ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे, अभी हमने देखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हमने देखा किसी भी ट्रायंगल का, तो हाफ बेस क्या हुआ A इंटू हाइट क्या हुआ √3/2a, यानी आप देखिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
ये एरिया हुआ। एरिया समझ में आ गया। हाइट जो हुआ √3/2 इंटू √3/2 इंटू ए हाइट, और एरिया क्या हुआ हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये रिजल्ट बहुत काम का है, बहुत काम का है, और इसका खूब इस्तेमाल होगा। ये जो निकला है वो एरिया, मेरा ख्याल है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, समझ में आया। ट्रायंगल सिस्टम को समझ लेने के बाद फिर सवाल उठता है एक पॉलीगन जैसे जिसमें 4 साइड्स होते हैं, जिन्हें कि हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज। तो ये क्वाड्रिलैटरल सिस्टम जो है उसको आप जानते हैं। क्वाड्रिलैटरल में शुरुआत होती है सिंपल क्वाड्रिलैटरल से, सिंपल क्वाड्रिलैटरल से। उसके बाद शुरू होता है चतुर्भुज के बाद ट्रैपेजियम, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद पैरेलल चलते हैं रेक्टेंगल, आयत, एंड रोम्बस, सम चतुर्भुज, और सबसे अंत में आता है स्क्वायर, वर्ग। बोलिए, ये सिस्टम समझ में आ रहा है? इस सिस्टम को हम लोग अगले एपिसोड में बात करते हैं कि ये सारे आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनका आपस का रिलेशन क्या है, उसका फॉर्मुलेशन क्या है। ये सब पर हम लोग अगले ये में बात करते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम लोग मिलते हैं।